मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोलैंड रिंग या फॉर रोलैंड रिंग। रोलैंड रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, या इसको आपको ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी और एच का रिलेशन दे दो। या एक और आपको पूछ सकते हैं, ये तो पूछा जा भी चुका है 2 बार, रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो म्यू आर एंड ची, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये म्यू जीरो क्या है? म्यू जीरो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, एंड ची तो पता है ससेप्टिबिलिटी। इनके बीच का रिलेशन सबसे पहले अभी बेटा एक चीज कवर करते हैं, व्हाट इज रोलैंड रिंग। सबसे पहले तो वही वर्ड, सर रोलैंड रिंग क्या है? तो सिंपली बता दो, आपने इसके पहले टोरॉइड पढ़ा है लास्ट लेसन में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो अगर जो आपका टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर में अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर इज कॉल्ड एज उसको बोला जाता है टोरॉइड विद द आयरन कोर। अगर आयरन कोर डाला जाए तो उसे बोलते हैं रोलैंड रिंग। सबसे पहले मैं डेफिनेशन में वही लिख रहा हूं, टोरॉइड TOROID, टोरॉइड विथ आयरन कोर, टोरॉइड विथ आयरन कोर इज कॉल्ड, कौन सी आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन की। टोरॉइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। जो हमने इसके पहले भी देखा है एमसीजी के दौरान, सॉफ्ट आयरन जब भी लगाते हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। टोरॉइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं रोलैंड रिंग। टोरॉइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड रोलैंड रिंग। अब टोरॉइड आपको पता है, टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड था बंडल ऑफ रिंग्स। और देखो ये पहला रिंग, ये उसके इनसाइड बना है, आउटसाइड पता है। रिंग में एक के ऊपर एक 2 रिंग थी। छोटा डायग्राम बना रहे, स्मॉलर डायग्राम बना रहे। टोरॉइड जब पढ़ा था हमने, ऐसा बड़ा सा डायग्राम बना के दिया था आपको, तो उसी का एक स्मॉलर सा वर्जन बना रहे, छोटा सा डायग्राम समझने के लिए। अब ये टोरॉइड था, ध्यान देना है। और इस टोरॉइड में था क्या? इस टोरॉइड में ना बेटा हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड अप करते हैं, जो हमने देखा था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। इस तरह से हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड अप किए थे। और इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये हमारा टोरॉइड था, जस्ट टोरॉइड। एक साइड से करंट जाता है, एक साइड से करंट वापस आता है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहचानते हैं, जानते हैं। वी नो शुरुआत हो रहा आंसर का, डेरिवेशन का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज गिवन बाय, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड का फॉर्मूला जानते हैं। टोरॉइड का जो फॉर्मूला हमारा था मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई, म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। वेयर आपको अच्छे से पता है कि एन होता था वहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का मतलब वही होता है, ठीक है। अगर बेसिकली आपके पास टोरॉइड है तो फॉर्मूला इतना है, हम पढ़ चुके हैं। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बट वी नो, हम जान चुके हैं कि H का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई। तो याद करिए इसी को, ठीक है, इसी को प्योर टोरॉइड के फॉर्मूले को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको B नॉट भी बोलता हूँ, बिना कुछ किए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
अगर मैं बोल दूं B1 लिख सकता हूँ, B0 लिख, B0 जानबूझ के, नॉट का मतलब कि अपने को यहाँ आयरन की कोर लगानी है ना, मटेरियल लगाना है बाद में, इसको B0 लिख दिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही फॉर्मूला, क्योंकि N इंटू आई बिकम्स कितना बन जाता है H, तो यही फॉर्मूला B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H बन जाएगा। B0 का फॉर्मूला किसके लिए लगाया सिर्फ अपन ने, ये लगाया सिर्फ टोरॉइड के लिए, मतलब मैं आपको पुराने टोरॉइड के फॉर्मूले को भी चेंज करा के बता दिया एक तरीके से। N इंटू आई, वो N इंटू आई का मतलब ही क्या होता है H, तो आप ऐसे भी। अब हमने क्या बोला, लेकिन व्हाट इज रोलैंड रिंग, जब इसमें सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाएगी। सर कोर मतलब ये अंदर में यहाँ पर ऐसे कोर एक बाउंड्री दी जाएगी, इनसाइड में सॉफ्ट आयरन का कोर लगाया जाएगा। सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन वाली कोर है, और जैसे हमने आपको समझाया टोरॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर, जब उसको आयरन की कोर लगाते हैं इनसाइड में तो वो कहलाता है रोलैंड रिंग। दैट डायग्राम विल बी काउंटेड एज अ रोलैंड रिंग। तो ये जो मैंने लगाया ना, ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो याद करो सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल है, और आयरन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अभी हम वही लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना है। इफ आयरन कोर वेयर प्रेजेंट, अगर आयरन कोर आपके पास प्रेजेंट है, आयरन कोर आपके पास अगर प्रेजेंट है, देन आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर ओनली बी नहीं रहेगी, कि जब टोरॉइड था तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड उतनी थी। अब जब आयरन कोर प्रेजेंट है तो आपके बी, आपका फॉर्मूला बनेगा बी, इसलिए मैं इधर पे बी देने वाला, इसको बी नॉट दिया। इस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी नॉट प्लस बी जेड। अबे बी जेड क्या लाए सर, ये बी जेड जो है ना वो है मैग्नेटिक फील्ड, वेयर बी जेड इज अ मैग्नेटिक फील्ड। बी जेड बोलो या बी एम बोलो, आप ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बी एम बोलो, विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। बी एम इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉफ्ट आयरन मटेरियल, सॉफ्ट आयरन मटेरियल, मटेरियल का एम लगाया गया, सॉफ्ट आयरन मटेरियल का, ये बी एम मटेरियल के लिए जो भी मटेरियल आपने लगाया गया है, ठीक है। और सर फिर ये बी एम का रोल कॉल क्या है, आपका जो मटेरियल है वो है आयरन, सॉफ्ट आयरन, मैग्नेटाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। तो ये जो बी एम है ना, इस बी एम का जो है इसकी स्ट्रेंथ देखी गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम जेड। दिस बी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम जेड, और बी एम का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट इंटू एम जेड। तो हमारे पास बी एम का फॉर्मूला भी आ चुका। अभी हम क्या करेंगे, देखो चेंज कैसे किया गया समझना है पहले, इसलिए आपको एकदम टेक्निकली सिखाया गया। पहले हमने टोरॉइड का लगाया समझाने के लिए, फिर टोरॉइड रोलैंड रिंग कैसे बनाओ जब आयरन कोर ऐड हो जाएगी। अब मेरा बोलना था कि आयरन कोर जब ऐड होगी तो यार आयरन कोर की तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने पहले ही लिखा कि टोरॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड रोलैंड रिंग। अब आयरन कोर लगाते क्यों है, ये बार बार आपको समझाया। आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अगर बी नॉट टी, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, तो बड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, बी एम, और दोनों का एडिशन अब बनेगा टोटल बी। और ये टोटल बी क्या है, ये है आपके रोलैंड रिंग की मैग्नेटिक फील्ड बी, कैपिटल बी। उस कैपिटल में दो चीजें होगी, ओरिजिनल एक टोरॉइड की और एक और दूसरी मटेरियल की। अब टोरॉइड का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब आते हैं मटेरियल की तरफ, तो मटेरियल का फॉर्मूला होता है बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम जेड। तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। इक्वेशन नंबर 2 में बी एम की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 में बी नॉट, मतलब 2 में बी नॉट की वैल्यू है, 4 में बी एम की वैल्यू है, ये यहाँ पे डाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
रोलैंड रिंग क्योंकि इज वही जिसको अपन ने भी बोला है, क्योंकि आयरन कोर प्रेजेंट होने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये पढ़ाने का तरीका क्या था वो समझो। ये तो बोलोगे इसके बाद में ये कैसे आ गया। आयरन कोर जब ऐड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। किसके कारण बढ़ेगी? वो मटेरियल के कारण बढ़ेगी, इसलिए अच्छे से बताया, ड्यू टू मटेरियल। मतलब हमारा बोलना है कि बी नॉट में एक और पार्ट बढ़ेगा तो भी बनेगा। अभी किसका बनेगा? तो भैया जब हम टोरॉइड में आयरन कोर डालते हैं सोच क्या बोल जाते हैं? रोलैंड रिंग बोलते हैं। तो ये रोलैंड रिंग बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोलैंड रिंग इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमें क्या करना है, 2, 3, 4 से वैल्यू भी डालनी है। 3 में 2 और 4 से। तो देखो बी नॉट की वैल्यू क्या होती है? बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एच, और हमारी बी एम की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एम जेड। अब यहाँ अगर हम निकालेंगे म्यू नॉट को बाहर तो हमें मिलेगा यहाँ पर H प्लस एम जेड, H प्लस एम जेड इस तरह से। तो ये पहला एक थोड़ा सा रिलेशन आता है, H और एम जेड हो और म्यू नॉट हो, तो वहाँ से भी आपका काम बन सकता है आराम से। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? सिंस हमें पता है, अभी हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू एम जेड बाय एच। तो एम जेड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज x इंटू एच या ची इंटू एच। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 अगर इसको हम बदलाना चाहे तो b का फॉर्मूला कितना बनेगा? b का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट h प्लस एम जेड की जगह भी आएगा ची इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से h और h निकल जाएगा कॉमन, तो b का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट, अगर मैं h को कॉमन ले लूँ यहाँ पे बाहर में, इफ आई टेक दिस h टू बी एज अ कॉमन हियर और फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 1 प्लस ची यहाँ हमारा बच जाएगा। ठीक है, और इस 1 प्लस ची, रिमेंबर दिस थिंग, 1 प्लस ची ससेप्टिबिलिटी में एक ऐड करने पे क्या बनता है? म्यू आर। रिमेंबर दिस थिंग, 1 प्लस ची इज कॉल्ड एज अ म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। किसको रिप्लेस किया? ये 1 प्लस ची रिप्लेस बाय हो गया है म्यू आर। ठीक है, एंड लास्टली आपको बता दूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को बोला जाता है म्यू। वेयर व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी और वैक्यूम और फ्री स्पेस, और म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू से। तो फाइनली आपका फॉर्मूला आएगा B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन expression for magnetic field due to रोलैंड रिंग। ये है रोलैंड रिंग का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू इंटू एच, B इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, और यू में से यही है रिलेशन बिटवीन, जो हमने 18 डाला था, देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर रोलैंड रिंग आ चुकी, ये रिलेशन बिटवीन बी एंड एच आ गया। दिस इज एन एक्सटेंशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोलैंड रिंग, और रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच का रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच के बीच का ये है आपका रिलेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम चाहे, मैं बीच के कुछ इक्वेशंस को नंबर देता हूँ। यहाँ से देखो हमने क्या किया था, मेन इक्वेशन को अलग नंबर दिया, मैं यहाँ पे कुछ और इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर ए देता हूँ, इसको देता हूँ बी, और इसको देता हूँ सी। देखो 1 प्लस एक्स का म्यू आर बना, और म्यू 0 इंटू म्यू आर, करेक्ट। ये जो म्यू 0 इंटू म्यू आर था, दोनों का मिल के बाद में म्यू बना। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड 6 हमें क्या क्लियर होता है? देखो म्यू हमने किसके लिए डाला? म्यू 0 इंटू म्यू आर। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू 0 इंटू म्यू आर, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू 0। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर किसके लिए डाला था? 1 प्लस ची। तो एक और रिलेशन मिल जाता है,
जिसका हमने हेडिंग डाला था, रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो, म्यू आर एंड ची का। तो ये रिलेशन म्यू जीरो, म्यू आर और ची के बीच का रिलेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर ये आपका 7। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो, म्यू आर एंड ची। वेयर ची पता है क्या है, ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। नोटेशंस क्लियर कर दूं कि नोटेशंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेयर ध्यान देना है, व्हाट इज फर्स्टली ची क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी। कंसेप्ट क्लियर रखने हैं वर्डिंग्स के लिए। व्हाट इज म्यू आर का फॉर्मूला है 1 + x, तो वो तो फॉर्मूला हो गया, बट इस म्यू आर को क्या बोलते हैं, इस म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला जाता है। इसके बाद म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, जो हम यूज भी कर चुके, जिसका आप वैल्यू भी जानते हो, 4.10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। दैट्स व्हाई व्हाट द वैल्यू। एंड व्हाट इज म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम की परमिएबिलिटी, ठीक है। मीडियम और मटेरियल में से जो भी मटेरियल लगाया हुआ आपने, जो मीडियम लगाया हुआ, उसकी परमिएबिलिटी ध्यान देना है। इस तरह से नोटेशन से म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव, म्यू नॉट क्या है, प्राइड ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, हर एक चीज़ों को क्लियर करके देके रखा है। तो ये था हमारा रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये टॉपिक जो हमारा ये होता है कवर और फिनिश्ड। अभी सिर्फ हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है बचा हुआ, जो है हिस्टैरिसीस लूप एंड हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, कोर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होती है। इन सब चीज़ों को अपने को इन डिटेल एनालिसिस में देखना है। व्हाट इज डन बाय कोर्सिविटी, व्हाट इज डन बाय रिटेंटिविटी, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को बड़े शांति से आराम से कवर करने हैं, ठीक है। तो अभी बेटा लास्टली हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में थ्योरी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। वैसे अगर ये टॉपिक पूरा अगर आ जाए, एक्सप्लेन द हिस्टैरिसीस कर्व, तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक आपको मिलेगा 3 मार्क के लिए। बट सिलेबस से ज़्यादा कर्व ड्रॉ करने को आ सकता है, या इसमें जो 2 पॉइंट आते हैं, व्हाट इज डन बाय रिटेंटिविटी और रेमानेंस, या कोर्सिविटी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसको ये बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी इसका MCQs आ चुका है, आई थिंक कोर्सिविटी के लिए या रिटेंटिविटी के लिए, वाटर रेट में भी लास्ट ईयर 2025 में भी इसका MCQs आ चुका है। तो MCQ पॉइंट के लिए या ग्राफ बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एज अ पूरा अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप करके, तो भी वो आपको मिल सकता है 3 मार्क के लिए। तो व्हाट इज नाउ हिस्टैरिसीस के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है, हटके सी प्रॉपर्टी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल shows a strange behavior when it is subject to the external magnetic field। मतलब जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, बाहर से अप्लाई करो या खुद क्रिएट करके अप्लाई करो। खुद क्रिएट करके मतलब जैसे मान लो वी हैव कंसीडर्ड, मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, कंसीडर अ सोलेनॉइड मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक मेरे पास सोलेनॉइड है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। अब हम सोलेनॉइड वगैरह सब पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने इसके पहले वाला लेसन पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आपको पता है सोलेनॉइड
ऐसे नंबर ऑफ बंडल ऑफ वायर से बना होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और सिर्फ इतना ही नहीं होता सोलेनॉइड पे, इस सोलेनॉइड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर बाउंड ओवर दिस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड अप किए जाते हैं, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक साइड से करंट इन होता है तो एक साइड से करंट आउट होता है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड किसका बना है बोला मैंने आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ हमने सोलेनॉइड लिया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सोलेनॉइड लिया है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन वगैरह है ना, कोबाल्ट वगैरह, इनमें से कोई भी, तो मान लो आयरन का बना हुआ है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ये जो लपेटे गए, दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स, ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एन। और इस सोलेनॉइड के लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल। तो हम पढ़ चुके हैं, वी नो वेरी वेल कि अगर मैं यहाँ एक टर्म निकालूँ जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स एन डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ मतलब एल। वैसे मुझे इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ मुझे समझाना था कि एक बार वो चीज़ क्या क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी सर ये इससे क्या होगा, व्हेन द करंट इज अलाउड टू पास। देखो जब आपने करंट पास किया तो हम पढ़ चुके हैं कि करंट पास करने के कारण इसके एक्सिस के अलॉन्ग क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट पास करने के बाद क्या जनरेट होगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड। आया मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा, निकाल चुके हैं अपन इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही पता है अपने को। इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू0 इंटू एन इंटू कितना होता है, आई। वी हैव डिराइव्ड दिस, ठीक है, वी हैव डिराइव्ड दिस म्यू0 इंटू एन इंटू आई। और अभी देखो हमने पढ़ा है कि एन इंटू आई मतलब होता है एच, दैट इज मीन्स म्यू0 इंटू एच, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये सोलेनॉइड के लिए। एनीवे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो मुझे बोलना क्या है कि जैसे आपने इसमें करंट पास किया, करंट पास करने के कारण यहाँ क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी सिंगल कभी नहीं आती। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली वहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन भी है। और क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ ससेप्टिबिलिटी, है ना, तो वहाँ ससेप्टिबिलिटी, ये सभी टर्म्स उसके साथ जुड़ी हुई है। तो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पर आपके पास देयरफॉर एक बनेगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हियर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज गिवन बाय, यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। H का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट, इसका प्रोडक्ट होता है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी हमने मैग्नेटिक मटेरियल के लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन में पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यस और नो, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अलावा, क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर है तो वहाँ मैग्नेटाइजेशन भी होगा, तो मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय, मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आपको खुद पता है, mz इज इक्वल टू ची इंटू एच, एम जेड का फॉर्मूला ची इंटू एच। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन भी डेवलप्ड होगा 101%, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी लिंक्ड है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये सब चीज़ें बनने वाली है, ठीक है। और फिर ये तो सोलेनॉइड की थी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात किया जाए तो अभी हमने जब रोलैंड रिंग पढ़ा था तो रोलैंड रिंग के अंदर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन, है ना, हमने एक और रिलेशन देखा था, वी नो रिलेशन बिटवीन
relation between magnetic field and relation between magnetic field and magnetic intensity is given by, इसका रिलेशन भी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है? तो बी का फॉर्मूला म्यू इंटू एच जो हमने लाया था, रोलैंड रिंग का लास्ट डेरिवेशन अपना यही पूछा था, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच के फॉर्मूले बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। अब अगर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो हमारे म्यू का फॉर्मूला बनता है म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। तो इसको ही मैं अगर और आके लेके जाऊँ, देखो ये सब मैं डिटेल में निकाल के दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिखेंगे, ये फॉर्मूला ये तो आपको अंडरस्टैंडेबल है, ये डेफिनेशन सी है, ये फॉर्मूला अंडरस्टूड नहीं होगा, ये निकाल के दे रहा हूँ आपको कैसे निकला है करके, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में लिखा गया है हिस्टैरिसीस के लूप में। मी बी का फॉर्मूला म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर इंटू एच। अब देखो व्हाट इज म्यू आर, हम वो भी जानते हैं, म्यू आर का मतलब होता है 1 प्लस टी, म्यू आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी। तो अगर मैं म्यू आर की जगह रिप्लेस करूँ म्यू ज़ीरो म्यू आर की जगह 1 प्लस टी इंटू एच, और इसके बाद इस h से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, h से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास क्या बनेगा, वॉट आई विल गेट। तो मेरे b का फॉर्मूला कन्वर्ट होके कुछ ऐसे आएगा, म्यू ज़ीरो तो बाहर है, मैं सिर्फ बोला कि बाहर से h के मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू एच एच और x इंटू एच, यहाँ पर ब्रैकेट में h प्लस यहाँ पर बनेगा x इंटू एच, ठीक है। और अगर मैं इससे थोड़ा सा काम कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 याद करो ची इंटू एच एक्स इंटू एच मतलब कौन होता है, एम जेड। तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स इंटू एच या ची इंटू एच का मतलब होता है एम जेड। तो यहाँ से टेक्स्ट बुक में जो आपको फॉर्मूला दिखाया उसका रिलेशन बता रहा हूँ, ये तो हमें वही क्लैरिटी नहीं होती। देखो इंटू वाली चीज़ को काय में डाल दिया बेटा, अपॉन में, तो यहाँ बचा h प्लस एम जेड। तो मेरे पास एक h का और रिलेशन क्या आता है, h इज इक्वल टू बी माइनस म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस बनेगा एम जेड। तो मेरे h का एक और एक फॉर्मूला बन के सामने आएगा, ठीक है। तो देखो व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, b डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस एम जेड। ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिखाया गया है टेक्स्ट बुक में, जिसको आपको लाके हमने यहाँ पर दिखाया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है, वही कुछ रिलेशन सॉल्व करने हैं, वही के वही, ठीक है। अभी ये सब तो ठीक है, अब तक आपको क्या पढ़ा है, कंसेप्ट्स के क्या क्या होते हैं, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर हमने लिया तो नंबर ऑफ टर्न से करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके अंदर और चीज़ें क्या क्या होगी, तो आपको समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड सभी प्रॉपर्टी को लेके आती है, इंटेंसिटी बनेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो मैग्नेटाइजेशन आएगा, ससेप्टिबिलिटी आएगा, वो निकाला। फिर हमने क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लगाई है तो एच भी जनरेट हुआ है, बी भी जनरेट हुआ है, तो बी और एच का रिलेशन क्या है जो हमने निकाला था, उसको लगा के हमने एक फाइनल फॉर्मूला निकाला जिसमें तीनों का रिलेशन दिख रहा है, एच का, बी का, एम जेड का। तो देखो यहाँ दिख रहा है एच और बी के अंदर प्रपोर्शन है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, बट उससे एम जेड माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसी का हमें ग्राफ पढ़ना है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये शो करता है स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज अ स्ट्रेंज बिहेवियर व्हेन द करंट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये कैसा, तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये अभी कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ रखा है और हम यहाँ पर अभी बढ़ने जा रहे हैं ग्राफ की तरफ। अब आ रहे हैं पर्टिकुलरली हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है उसको आपको समझाने के लिए। तो हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप बनाने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की दो प्रॉपर्टी का वेरिएशन एक दूसरे के साथ। वो दो प्रॉपर्टी जो है वह हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी H
मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का वेरिएशन हमें देखना है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बढ़ते हुए H के साथ जैसे करंट बढ़ेगा वैसे आपको पता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला है N × I। N तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वो फिक्स हो जाएगा, बट जितना करंट बढ़ेगा उतना H क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी रिलेशंस को भी अच्छे से यूज करना है इस कर्व्स के अंदर। तो हमें ये बोलना है जैसे करंट बढ़ेगा वैसे आपका H बढ़ेगा। करेक्ट। अभी H बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में इम्पैक्ट क्या होता है और उसका फाइनल कंक्लूजन कहाँ निकल के आता है, वो सभी हमें यहाँ पर इस कर्व के अंदर देखना है। तो अभी पढ़ रहे हैं उसी के तरफ। तो ग्राफ किसका हमें प्लॉट करना है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, और इसके साथ हमें प्लॉट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, तो फिर ये अगर H है तो इधर का H डैश है, हाँ बेटा रिवर्स डायरेक्शन में उसी का निगेटिव वैल्यू नहीं है, वो रिवर्स डायरेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, और ये B का ऐसे ही कौन है, B डैश। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। एक्स एक्सिस पे H प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे B प्लॉट करना है, और इसका ग्राफ हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको सिखाया, अब हम आपको एक बार रिलेशन भी और क्लियर कर रहे हैं। देखो, जैसे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार नंबर ऑफ टर्न्स लपेटी गई पर यूनिट लेंथ पे बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से पहले रिलेशन समझ में आता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे मेरे कंडक्टर से सोलेनॉइड से जाने वाला करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा तो कौन होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सुनो, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट हम बढ़ाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, दिखाई ये पड़ता है एज वी इंक्रीज दिस, रिपीट बराबर कर रहा हूं मैं, एज वी इंक्रीज द I, H की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। बट करंट इंक्रीज करना शुरू कहाँ से किया होगा, जीरो से। तो ये है जीरो का करंट। देखो करंट जीरो, क्योंकि करंट जीरो तो H की वैल्यू जीरो, तो ग्राफ शुरू करेगा वही 0 to 0 से। जैसे हम करंट बढ़ाना शुरू करेंगे आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। बट अगर मैं इधर देखता हूँ इस रिलेशन के थ्रू, ये वाला रिलेशन, और देखो क्योंकि म्यू जो है म्यू इंटू म्यू और एक कांस्टेंट का ही पार्ट है, तो यहाँ दिखता है मैग्नेटिक फील्ड का H के साथ भी क्या है, रिलेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का H के साथ भी रिलेशन है, वो भी क्या, तो H बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, B बढ़ेगा। करेक्ट। तो सिर्फ ये तो सिंपल ही हो गया, अभी कौन सा स्ट्रेंज बिहेवियर आया, हाँ तो वही तो देखना है, क्योंकि इसके बीच में कहीं तो भी एक और प्रॉपर्टी बढ़ी है mz, H बढ़ने पे mz भी बढ़ता है, और देखो बाद में वो mz क्या होता है, माइनस होता है, वो वैल्यू को कहीं ना कहीं डिक्रीज करने का काम करेगा। वो कहाँ पर, वही हमें देखना है। तो सुनिए, एज सुन एज द वैल्यू ऑफ I करंट इंक्रीजेस, जैसे करंट बढ़ेगा H की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड एज द H इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे H बढ़ेगा यहाँ पर आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका ग्राफ आपको दिखेगा कि स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, करंट जीरो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो। जैसे मैंने करंट बढ़ाना शुरू किया, मेरा H का वैल्यू, मेरा H कहाँ पर है, यहाँ ये डायरेक्शन में, हमारी H की वैल्यू, H इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। हमारा वैल्यू फॉर H, रिपीट बता रहे हैं आपको, वैल्यू फॉर H मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल इंक्रीज। कहाँ तक सर, जैसे साथ में आपको ऐसे बोला, एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, वो देखो जैसे मेरा H आगे बढ़ रहा है वैसे मेरा B की हाइट भी, क्योंकि कर्व में देखो जैसे ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ऊपर भी जा रहा है। ये कब तक होगा, इट विल हैपन टिल अ सर्टन पॉइंट, जब तक आप करंट बढ़ाते जाओगे आपका H बढ़ते जाएगा, बट एक सर्टन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि अभी सिर्फ H बढ़ रहा है,
सामने हॉरिजॉन्टल सा ऐसा कर्व बन जाएगा। अभी आपका H के साथ B की वैल्यू लगभग उसी लेवल पे, यहाँ से B आगे जा रहा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है H बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। तो देखो हम यही बता रहे हैं, जैसे मेरा H बढ़ते जा रहा है, देखो H आगे गया B आ गया, H आ गया B आ गया, H आ गया B आ गया, बट एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ऐसा होगा, इस लेवल के बाद देखो ओनली हॉरिजॉन्टली में ऐसे आगे जा रहा है, B आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा? एट द पॉइंट A ऐसा होगा कि आपकी B की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, B कांस्टेंट हो जाएगा, B कांस्टेंट, H इंक्रीज होगा, H इंक्रीज हो रहा है, बट B की वैल्यू स्टेबल हो चुकी है, करेक्ट। इस जगह जब B की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, H बढ़ते जा रहा है, H बढ़ते जा रहा है करंट बढ़ाने पे, इसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो चुका है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेशन हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सैचुरेशन हो चुका है सर? अभी H बढ़ने में B क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपके H के कारण एक और प्रॉपर्टी बन रही है MZ, वो उसको काट रही है, B को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। B को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दे रही है, इट इज बैलेंसिंग। तो एक पर्टिकुलर रेंज पे ऐसे होगा, रिपीट समझा रहा है, बार बार वही बोल रहे हैं कि आपका H की वैल्यू तो बढ़ दिखेगी, बट H के साथ B पूरा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन रीजन। तो पॉइंट A, स्मॉल a जो मैंने यहाँ दिखाया है ग्राफ में, ये दिखा रहा है मुझे सैचुरेशन रीजन अलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर जैसे देखो ग्राफ में हमने क्या किया था, बार बार हमने आपको बोला कि मैं सोलेनॉइड से पास होने वाले करंट को बढ़ा रहा हूँ, करंट बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, और H बढ़ेगा तो H और B का रिलेशन भी डायरेक्ट है, तो B बढ़ेगा तो बढ़ा। लेकिन एक लेवल पे क्या हुआ? एक लेवल जाने के बाद, यहाँ तक बढ़ने के बाद में लगभग हॉरिजॉन्टल सा हो गया, सैचुरेशन क्रिएट होगा। सैचुरेशन का मतलब क्या है? सिर्फ H बढ़ रहा है, B बढ़ रहा नहीं है। B की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है उस जगह पे, ठीक है, स्टेबल हो चुकी है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो सैचुरेशन रीजन आया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? रिपीट समझा रहे हैं आपको 3 बार, करंट बढ़ने पे H बढ़ रहा है, तो याद करो हमें क्या फील होगा कि सर अगर हम करंट घटाए तो वापस H क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, करेक्ट। और सिर्फ घटना नहीं चाहिए, ग्राफ ने क्या करना चाहिए? क्योंकि ग्राफ कैसे आगे गया? ऐसे आगे गया, तो ग्राफ ने वापस रिवर्स वैसे वापस आना चाहिए करंट घटाने पे। बट अभी जैसे आपको बार बार समझा रहे हैं कि करंट बढ़ने पे H बढ़ा था, अगर मैं अभी करंट को घटाना शुरू करूंगा धीरे 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 धीरे, तो करंट घटाने पे H तो घटेगा 100%, बट द ग्राफ विल नॉट फॉलो द सेम डायरेक्शन इन अ रिवर्स मैनर। जैसे ग्राफ आगे गया था ना, वैसा वापस रिटर्न सेम डायरेक्शन में आने वाला नहीं है, इट विल फॉलो सम अनदर पाथ। वो वापस तो आएगा, कम तो होगा, बट रियली जैसे जैसे बढ़ा था वैसे नहीं घटेगा, कुछ और तरीके से घटेगा। तो सुनो, एज नाउ द वैल्यू ऑफ करंट I विल गेट डिक्रीज। जैसे I को अभी हम क्या करेंगे? कम करेंगे। जैसे I को कम करते जाएंगे तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है? एज वी डिक्रीज द वैल्यू फॉर I, तो I कम होने पे रिपीटेड बता रहा हूँ H कम होगा 100%, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन है ना बेटा, I घटेगा तो H तो घटेगा, और H घटेगा तो B भी घटेगा। बट द ग्राफ विल नॉट फॉलो बैक द सेम पाथ, ग्राफ विल फॉलो सम डिफरेंट पाथ अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। ग्राफ फॉलो करेगा एक डिफरेंट सी पाथ इस तरीके से, और इतना हटके पाथ होगा वो कि एक जगह ऐसी आएगी, एक जगह ऐसी आएगी, देखो करंट घटाने पे H की वैल्यू देखो, क्योंकि देखो करंट बढ़ा, क्योंकि देखो आपको एक्सिस समझ में आना चाहिए, 0 है, इधर बढ़ रहा है, वापस आ रहा है तो क्या होगा? घट रहा है। करंट घटने पे H क्या हो रहा है? कम। H कम हो रहा है, साथ में देखो B भी कम हो रहे हैं, बट रियली जैसे बढ़ा था वैसे कम नहीं हो रहा है। बढ़ा यहाँ से सीधा था, ऐसा गया था, घटा उस डायरेक्शन में, ठीक है। इट विल फॉलो सम अनदर पाथ, उसने एक रास्ता अलग सा पाथ इधर का रास्ता फॉलो किया। और वो कुछ रास्ता ऐसा है कि देखो एक टाइम ऐसा आया
कि करंट I कहाँ पहुंच गया, 0 पे। करंट I 0 बना तो H की वैल्यू कितनी बन गई, 0। कहाँ दिख रहा है 0, ये देखो ओरिजिन, B का भी 0, H का भी 0। ये देखो आपका कर्व ऐसे आड़े में कौन प्लॉट किया आपने, H 0 पहुंच गया इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बोलेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B पॉइंट। कौन से पॉइंट को नाम देते हैं, B पॉइंट। इस B पॉइंट पे क्या हो चुका है, एट दिस पॉइंट B आपकी H की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। एट दिस B पॉइंट H इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 आ चुकी है। बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 आने पर B नॉट इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा भी, क्योंकि ये दोनों का 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऊपर है। ऐसा पॉइंट जहां मैग्नेटिक इंटेंसिटी H तो 0 बन जाता है, H 0 हो चुका है ना, H इज इक्वल टू 0 बट B नॉट इक्वल टू 0, इस पॉइंट को बोला जाता है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ध्यान देना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी और रेमानेंस। इस पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेमानेंस। द पॉइंट एट विच, रिपीट समझा रहे हैं, H becomes 0 but B not equal to 0 is called as a रेमानेंस। तो डायरेक्शन ग्राफ का गया ऐसा, आते वक्त उल्टा गया, ठीक है। और मैं सब समझा भी रहे कि क्या हुआ, H 0 I 0 होगा, करंट घटाते घटाते इतना कम किया कि करंट पूरा 0 हो गया। करंट 0 हो गया तो H 0 जरूर हो गया, बट H 0 होने पे B 0 हुआ नहीं है। उस पॉइंट को बोला जाता है रिटेंटिविटी और रेमानेंस। दिस आर द टू नेम्स, ठीक है। याद रखना, तो आपको कंडीशन में क्या याद रखना है, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया, आपको याद वही रखना है। व्हाट इज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी पे क्या होता है, रिटेंटिविटी पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो 0 बन जाती है बट B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उस पॉइंट को बोला जाता है रिटेंटिविटी। तो मैं वहां तो लिखा ही हूं, यहां पर भी आपको थ्योरी एक्सप्लेन तो कर ही रहे, साथ में नोट बता दे व्हाट इज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी आप किसको बोलोगे, रिटेंटिविटी और रेमानेंस, ये किसको बोला जाए कि एमसीक्यूज के लिए माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए। आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। व्हाट इज रिटेंटिविटी, ऐसा ग्राफ का पॉइंट जहां H तो 0 हो जाएगा बट जिस जगह H 0 होगा बट B की वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं होगी, उस पॉइंट को बोला जाता है रिटेंटिविटी और रेमानेंस का पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो और बहुत आराम से समझा रहे हैं क्या होगा करके। अब देखो, हमने करंट को धीरे धीरे कम करते करते क्या किया था, इस पॉइंट पे करंट को पूरा 0 कर दिया था। करंट 0 हो गया तो H 0 हो गया, क्योंकि ये रिलेशन ही है, करंट 0 इंटू समथिंग H इज बिकम 0, ठीक है। अब सर और क्या डिक्रीज कर सकते हैं, क्यों डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने का इरादा भी वही है। सर B 0 अब तक क्यों नहीं हुआ, तो इसको टेस्ट करना है। तो अगर हम आगे बढ़ते जाए तो सर अभी करंट को और कितना डिक्रीज करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे अलॉन्ग निगेटिव डायरेक्शन, अनदर डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। करंट को और घटाते हैं, 0 से भी घटाते हैं। अब 0 से घटाएंगे मतलब कि कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। करंट को और घटाते हैं अलॉन्ग निगेटिव डायरेक्शन, तो होगा क्या, करंट को निगेटिव डायरेक्शन में घटाने पे आपका ग्राफ फॉलो करेगा वन अनदर डायरेक्शन। जब आप करंट को और घटाओगे, फर्दर करंट को और घटाओगे तो अभी क्या होगा, क्योंकि करंट घटा रहे हैं बट 0 नहीं हो रहे हैं, निगेटिव में, बट करंट की कुछ भी वैल्यू मिलेगी, करंट माइनस का मिलेगा तो इंटेंसिटी भी क्या बनेगी, माइनस की बनेगी। 0 नहीं बनाया अभी, करंट को और घटा रहे हैं, वर्डिंग समझो, करंट और घटा रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में, 0 नहीं कर रहे, तो करंट निगेटिव तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी निगेटिव रीजन में जाएगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट को हमने और घटाया तो इंटेंसिटी जाएगी अनदर डायरेक्शन में, तो यहां से कर जाएगा आगे इस तरह से, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ C पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। इस C पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका ये ग्राफ
आपका ये कर्व, ये ग्राफ आपके लिए क्या दिखाएगा, इस सी पॉइंट पे देखो क्या हो चुका है, रिपीट समझा रहे हैं बार बार। देखो इंटेंसिटी का आपका एक्स एक्सिस है, इंटेंसिटी कुछ तो वैल्यू आगे बढ़ चुकी है निगेटिव में, क्योंकि करंट निगेटिव में देगा तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, निगेटिव में, और एच डैश टाइम में। बट एच तो दिख रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड का वाई एक्सिस का है 0, बी कहाँ पहुंच चुका है, 0 पहुंच चुका है। इस सी पॉइंट पे क्या हो चुका है, ध्यान दीजिए, रिपीट बता रहे हैं, इस सी पॉइंट पे अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 बन चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड 0 बन चुकी है, बट एट नॉट इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को बोला जाता है कोर्सिविटी, COERCIVITY, कोर्सिविटी। The point at which, ठीक है, ध्यान देना, व्हाट इज कोर्सिविटी, COERCIVITY, कोर्सिविटी किसको बोला जाएगा, जब h की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। आगे भी जैसे बोलोगे यार ये तो आपने ऐसा लिखा, h नॉट इक्वल टू 0, जहाँ h 0 नहीं है बट अभी b 0 है, उल्टा h 0 था, b नॉट इक्वल टू 0 था, तो रिटेंटिविटी। अब h नॉट इक्वल टू 0 बट b इक्वल टू 0, उसको बोला जाएगा कोर्सिविटी, उसको बोला जाएगा कोर्सिविटी। फर्दर इसके बाद भी कर्व स्टॉप नहीं होगा, फर्दर इफ वी डिक्रीज द फर्दर मोर वैल्यू ऑफ करंट की और वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में घटाएंगे, करंट की और वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में अगर घटाते हैं तो वापस उतना h घटेगा, इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ h, और अगर h घट रहा है तो अनडाउटेडली b भी घटना चाहिए। तो क्या होगा, आफ्टर दिस इफ यू फर्दर मोर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, रिपीटेड बोल रहा हूँ, करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी रिवर्स डायरेक्शन में वापस घटेगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन, इस तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बट यहां पर भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि अगर h घट रहा है निगेटिव में तो b भी घटना चाहिए निगेटिव में। देखो b नीचे आ रहा है, आपका h जैसे आगे बढ़ रहा है, b नीचे आ रहा है, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक ऐसा जगह आएगा थोड़े देर के बाद h तो घट रहा है, नीचे जा निगेटिव में जा रहा है, बट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी वापस, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक जगह पे से उधर में हो गया था, थोड़े देर के बाद h तो बढ़ रहा था बट b स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, h तो निगेटिव रीजन में जा रहा है बट b स्टॉप हो रहा है। किस पॉइंट को नाम देते हैं, मान लो d, तो ये d क्या है, ये d है बेटा यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन वाला रीजन, वो फॉरवर्ड वाला सैचुरेशन था, वैसे ये रिवर्स वाला सैचुरेशन रीजन है, रिवर्स कंडीशन में इधर का सैचुरेशन वाला रीजन है, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन रीजन बन गया है यहाँ पे। क्यों रिवर्स सैचुरेशन, क्योंकि इस जगह पे क्या हो चुका है, बी अभी आपका कांस्टेंट हो चुका है, एच की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है सिर्फ, तो यहाँ रिवर्स सैचुरेशन रीजन बन चुका है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। फिर सर अगर अभी तक तो पूरा निगेटिव का रीजन भी कंप्लीट हो गया, निगेटिव मतलब देखो पॉजिटिव पूरा बढ़ाते हुए जीरो करते करते निगेटिव में भी आ गए, तो सर फिर फर्दर अभी क्या ग्राफ रुक जाएगा, इसके बाद क्या इसके बाद भी वापस सेम काम किए तो वही चीज़ें आएगी। जी हाँ, अगर अभी वापस निगेटिव से बढ़ाना शुरू करोगे, ठीक है, वापस नेगेटिव से बढ़ना शुरू करोगे तो अगेन ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, आया ऐसे जाते हो अगेन और कोई रास्ता फॉलो करेगा। मतलब देखो अभी आप क्या किए, पहले पॉजिटिव में बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद घटाते कहाँ पर आए, करंट जीरो करते आए, करंट जीरो तो आपने देखा करंट तो जीरो बन गया, एच जीरो बना, बस बी नॉट इक्वल टू जीरो बना, उसको हमने बोला रिटेंटिविटी और रेमानेंस। फिर हमने करंट को घटाना शुरू किया, करंट को घटाया तो h निगेटिव डायरेक्शन में मिला, h की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, निगेटिव रीजन में h की वैल्यू कुछ मिली, बट उसमें उल्टा हो गया, b कितना हो गया, जीरो हो गया, तो उसको बोला कोर्सिविटी। फिर हमने करंट को फर्दर और घटाया एक्सट्रीम लेवल तक के, तो करंट को घटाने के दौरान ए दिखाई पड़ा, क्योंकि h डायरेक्टली इक्वल टू आई घटा तो h भी घटा, और h घटेगा तो b भी घटेगा, तो b भी घटते गया।
बट जैसे आपको बोला एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, ओनली एच ही बढ़ते जाता है, बी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और यहाँ पर सैचुरेशन रीजन आया। यहाँ तक हमने देख लिया, एक्सट्रीम निगेटिव भी कर दिया। तो क्या अभी तो भी ग्राफ रिपीट जाएगा? अभी रिपीट मतलब अगर मैं वापस निगेटिव से पॉजिटिव करंट देना शुरू करूं, मतलब और निगेटिव से वापस बढ़ाना शुरू करूं, तो क्या करंट अभी तो भी स्ट्रेट जाएगा? जी नहीं। अगेन इफ यू रिवर्स द करंट, मतलब अभी पूरा निगेटिव का वापस आप धीरे धीरे घुमाना शुरू करोगे, किसकी तरफ? जीरो की तरफ, करते करते पॉजिटिव। तो करंट आपका ये लूप वापस उसी रास्ते से नहीं जाएगा। अगेन इट फॉलोज द अनदर पाथ। ये जैसे वो घूम के आया था ना, वैसे ही घूम के जाएगा। एक अगेन वो पॉइंट बनाएगा इधर में, जिसको पॉइंट को बोलेंगे ई, करेक्ट, जहाँ वापस वही हाल होगा जैसे इधर हो गया था कि इस जगह पे जो हमने पढ़ा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। वही रिटेंटिविटी रेमनेंस का पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, वापस समझो बेटा, रिपीटेड बता रहा। करंट को क्या मैंने क्या किया? बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते निगेटिव से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पर आऊंगा? जीरो। वापस वही कंसेप्ट आया, करंट जीरो तो एच जीरो, करंट जीरो तो देखो इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो पे पहुंच गई यहाँ पर ई पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, बट बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वही रिटेंटिविटी का पॉइंट जनरेट रिपीट हुआ। डबल लिखूंगा नहीं मैं, यही पॉइंट यहाँ आया, समझना है ग्राफ पे। ठीक है, फिर वापस अब करंट को जीरो किया है, जीरो से और पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के बाद क्या होगा? पॉजिटिव करने के बाद आपका करंट अगेन अपने हिसाब से चलेगा। ये जो ग्राफ है इट विल फॉलो हिज ओन पाथ। यहाँ से ग्राफ अपना ओन पाथ ही फॉलो कर, ये किसी को नहीं सुनते, जैसे आया वैसे बिल्कुल भी वापस नहीं जाता है। ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल अपने हिसाब से ही चलता है, यही समझने की बात है बेटा यहाँ पर। दिस ग्राफ फॉलो इज ओन पाथ। ग्राफ अपना पाथ खुद ब खुद यहाँ फॉलो करता है, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला है वो। इट विल गो बाय हिज ओन वे, अपने तरीके से वो करो आपका यहाँ पर जाएगा। तो अगेन यहाँ पर एक पॉइंट जनरेट होगा जहाँ आपका ग्राफ यहाँ टच करेगा, वही जैसे पहले बना था उस तरीके का ही यहाँ पर भी रीजन बनने वाला है कि एक पॉइंट आएगा जो हमने आपको ये सिखाया था। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस ग्राफ फर्स्ट बाय गुड मैनर। ठीक है, अगर वापस मैंने करंट की वैल्यू बढ़ाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो करंट की वैल्यू बढ़ने पे हमारा यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा कि करंट बढ़ाने पे एच बढ़ रहा है, बट एच बढ़ने पे अगेन जैसे इधर हुआ था एच नॉट इक्वल टू जीरो, एच बढ़ चुका, एच की वैल्यू जीरो नहीं है, बट एक पर्टिकुलर जगह जाने के कारण आपको दिख रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है टॉप वाला वो वाई एक्सिस को यहाँ पर टच कर चुका है, जीरो वाला पॉइंट। दैट मीन्स यही कोर्सिविटी का पॉइंट यहाँ जनरेट हुआ। ई से लेके पॉइंट कौन सा आ जाएगा? एफ। एंड अगेन आप वापस फर्दर इस करंट को और बढ़ाओगे, फर्दर इस करंट को आप और बढ़ाओगे, तो आपका ये ग्राफ वापस कोई अपने ही हिसाब से पाथ फॉलो करेगा और कंप्लीट करेगा इस कर्व को कुछ इस तरीके से। ठीक है, it will follow the graph and goes like this from E to F2A। तो इस तरह से ये कर्व आपका यहाँ पर बनने वाला है। और इस पूरे कर्व को, ठीक है, ये और एक बार वापस जोड़ दूँ अच्छे से, इस पूरे कर्व को बोला जाता है हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप, ये जो हमने बनाया। तो ये मैग्नेटिक कौन बिहेव किया, इसके बिहेवियर किसका है? ये बिहेवियर है आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से यहाँ बिहेव करता है। उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बिहेवियर को बोला गया है हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, ये हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व की कहानी है। इस तरह से वो लूप वापस जाता है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट बढ़ाने पे ई से एफ से ए, ई एफ ए, ईफा, ई एफ ए रास्ता अपना लेता है। बट जैसे आया वैसे पाथ को बिल्कुल भी फॉलो करता नहीं है। दिस कंप्लीट लूप इज कॉल्ड एज अ, इस कंप्लीट लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। तो ऐसा पूरा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पूरा ग्राफ बना के आपको टोटल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टोटल पॉइंट्स कहाँ से कहाँ था? जहाँ से शुरू किया था ओरिजिन से पहला सैचुरेशन फॉरवर्ड में,
फॉरवर्ड में रिवर्स आने के बाद रिटेंटिविटी रेमनेंस क्या होता है, और आने पे कोर्सिविटी क्या होता है, और रिवर्स सैचुरेशन रीजन। करेक्ट, ये पूरे पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। उसके बाद सर, उसके बाद तो कि जैसे आए वापस बढ़ाना चालू कर रहे हैं, तो बढ़ाते वक्त भी सिर्फ सेम रास्ता नहीं जा रहा है, अपने मन से जा रहा है, तो फिर वो अपने मन का रास्ता बताना पड़ता है कि वो कैसे जाने वाला। वो जाने वाला EFA करके, E2F2A, E2F2A जाने वाला करके, सिर्फ ये समझाना होता है अपने को, E से F से लेके A जाने वाला है करके। तो बाकी रिवर्स डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की गरज नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला जो जो पॉइंट ऊपर बने हैं वही नीचे बनते हैं। जैसे रिटेंटिविटी बनी वापस बढ़ाते हुए वही बनता है, जैसे कोर्सिविटी बनी ये वही बनता है। बोलोगे यहाँ तो आपने डबल लिखा नहीं, बताने की गरज ही नहीं, पहली कंडीशन एक्सप्लेन कर दी, कोर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, वही पॉइंट्स वहाँ पर बनने वाले हैं। तो जैसे ये C पॉइंट कोर्सिविटी का है, वैसे F पॉइंट भी यहाँ पर कौन सा है, कोर्सिविटी का है, क्योंकि दोनों जगह पर दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। आपका B Y एक्सिस को अपने देखोगे अपना पॉइंट टच कर दिया है, X के रीजन में तो आ गया है, बट Y का क्या हो गया, वो 0 हो गया। X पे कौन है, H, तो H नॉट इक्वल टू 0 बट B इक्वल टू 0 हो चुका है। वही अगर ये दो पॉइंट जब पकड़ते हैं B और E में क्या है, ये पॉइंट ऑलरेडी Y एक्सिस पे है। Y मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बट अगर देखोगे तो ये यहाँ टच कर दिया, टच मतलब क्या, ये X का 0, तो X पे कौन है, H, तो H इक्वल टू 0 बट B नॉट इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट हमारे, ये B और E, ये दोनों रिटेंटिविटी या रेमानेंस के हैं। तो इस तरह से हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो आपको हमारे एंड से अभी अच्छे से यहाँ पर समझाया गया। ऐसे ही कर्व आपने बनाना है प्रॉपर तरीके से, शेपिंग प्रॉपर करनी है कर्व की। मुझे अभी भी ये कर्व का इस साइड का शेपिंग अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको और बना रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना है। थोड़ा ऐसा चाहिए था, ठीक है, हल्का सा प्रॉपर कर्व्स बनना चाहिए, कर्व अच्छा दिखना चाहिए, कर्व की प्रैक्टिस करनी है। हाउ द कर्व इज गोइंग, हमारा कर्व जा कैसे रहा है वो हमने सबसे पहले देखना है। हाउ द कर्व इज गोइंग, कर्व जा कैसे रहा है, बन कैसे रहा है। नहीं तो प्रैक्टिस ऐसी करो कि हम कर्व बना पाए, नहीं तो एग्जाम में हमें कर्व बनाना भी नहीं आएगा। हाउ द हिस्टेरेसिस लूप इज गोइंग ऑन, ठीक है, किस तरह से मेरा हिस्टेरेसिस लूप जा रहा है। तो इस तरह से हिस्टेरेसिस कर्व का ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली हम आपको बताते हैं कि जितना भी थ्योरी था, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, लॉस थे मैग्नेटिक मटेरियल के, ये सब यहाँ पर होते हैं कंप्लीट।